नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मानवाधिकारों का महत्व। मानवाधिकार हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे मानवाधिकार की जो परिकल्पना है वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है और हम लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में राम राज्य की परिकल्पना रही है। राम राज्य का अर्थ ये था कि न केवल सामाजिक बल्कि दैहिक, दैविक और भौतिक किसी भी रूप में किसी को किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की परेशानी न हो और व्यक्ति का अधिकतम विकास या व्यक्ति का अधिकतम उन्नयन जितना वो ऊपर जा सकता है, उसकी प्रतिभा को पल्लवित होने का, पुष्पित होने का पूर्ण रूप से अवसर मिले, कहीं उस कोई बाधा न हो। यह बाधा जाति के रूप में, धर्म के रूप में, लिंग के रूप में या आर्थिक, सामाजिक किसी भी प्रकार से हो, वो हो ना। और जब वो नहीं होगी तो हम देखेंगे कि व्यक्ति अपना विकास कर रहा है और न केवल अपना बल्कि हम जानते हैं कि जब हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा तो संपूर्ण समाज का विकास होगा। जहाँ सभी लोग शिक्षित होंगे तो शिक्षा से एक जो दृष्टि विकसित होती है, जो विकास आता है, जो समस्याओं के समाधान का, जो समाज को देखने का नज़रिया है, वो पूरी तरह से परिवर्तित होता है। तो वो उसी रूप में हमको दिखाई पड़ता है। भारतवर्ष में जब संविधान निर्माण हुआ तो मानवाधिकारों को व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया, उसको संविधान में सम्मिलित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मानवाधिकार की व्यवस्था की गई थी, जो उसके लिए उन्होंने एक समितियां बनाई हुई हैं कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन जहां भी, जिस भी देश में, संपूर्ण विश्व में हो रहा हो, उनकी रक्षा हेतु प्रयत्न करे और अगर कोई उनका वायोलेशन कर रहा है, उनका जो है उनमें कहीं समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो उसे वैश्विक स्तर पर रोकने की प्रक्रिया अपनाई जाए। भारतवर्ष में मूलाधिकारों के सहयोगी के रूप में 1993 में रंगनाथ मिश्रा के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यही कार्य है कि कहीं भी किसी भी रूप में अगर भारतवर्ष में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको रोका जाए, प्रयास किया जाए कि ऐसा न हो। इस संदर्भ में अगर हम भारतीय दर्शन की ओर देखें तो हम देखते हैं कि भारत में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो गांधी जी के प्रयासों से प्राप्त हुई। गांधी जी ने जो कहते हैं साध्य, जो मंजिल होती है, गांधी जी का जो दर्शन है वो साध्य की प्राप्ति पर जोर तो देता ही है, लेकिन उसको हम मार्क्सवाद से इस अर्थ में अलग रख सकते हैं, अलग करते हैं कि वो साधन की पवित्रता पर भी बल देता है। गांधी ने कहा कि अगर हिंसा के माध्यम से कोई स्वतंत्रता मिलती है तो वो श्रेयस्कर नहीं है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को इस मार्ग के लिए सबसे उचित बताया, सबसे श्रेष्ठ बताया और भारतीय स्वतंत्रता उन्हीं के माध्यम से मिली। एक सत्ता का हस्तांतरण शब्द प्रयोग किया जाता है कि धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण हो गया, भारतीय काबिज हो गए, उन्होंने अपना संविधान बनाया, अपनी व्यवस्था की और उस स्थिति में उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया। हम लोग यह देखते हैं कि पिछली शताब्दी से इस शताब्दी आते आते मानवाधिकारों के क्षेत्र में पर्याप्त व्यवस्था हो गई है संपूर्ण विश्व में, न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में कह सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि मानवाधिकारों का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से विकास हो रहा है संपूर्ण संसार में, उसी प्रकार से मानवाधिकारों का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले पर्यावरण आदि को उसके दायरे में नहीं शामिल किया जाता था, लेकिन अब पर्यावरण बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए कि एक व्यक्ति द्वारा पर्यावरण का जो नुकसान किया जाता है वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों को बल्कि संपूर्ण संसार को प्रभावित करता है। अगर एक व्यक्ति जो वैश्विक संसाधन है, वायु है, जल है, इन सब को कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है, कहीं ना कहीं
इनमें क्षति पहुंचाता है तो अपना ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का, संपूर्ण संसार का नुकसान करता है, और आज नहीं कल उसका जो दुष्परिणाम है वो सबको भुगतना पड़ेगा। एक नई जो चुनौती है मानवाधिकार के सामने वो साइबर क्राइम के रूप में आई है। जो हमारा डाटा है वो यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप और आदि आदि के माध्यम से मतलब एक तरह से पूरी दुनिया के सामने पहुंच रहा है, और आधार कार्ड वगैरह की भी क्लोनिंग, और ख़ास तौर से जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं जिनमें व्यक्ति बनाता है उसका जो है क्लोन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, और ख़रीदारी कर लेता है। तो इस तरह से जो साइबर क्राइम है वो भी मानवाधिकारों के दायरे में आता है। भाई अगर हमारा कोई डाटा है उससे जिससे हमारा भविष्य में नुकसान होना है, और वो अगर चोरी होता है या उस पर किसी का अतिक्रमण होता है, तो निश्चित रूप से हम उसके दायरे में हैं और हमें उससे भी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो ये नई चुनौतियां हैं मानवाधिकार के सामने। तो मानवाधिकार आर्थिक रूप से, और जो हम देखते हैं कि किसी भी रूप में हो, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर मानवाधिकारों का सही तरीके से कह सकते हैं कि पालन होगा तो सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के अवसर का आशय हम रोजगार से भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उचित शिक्षा प्राप्त होगी तो रोजगार प्राप्त होगा, और शिक्षा और रोजगार दोनों मिलकर के निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानवाधिकारों की रक्षा में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। हम देखते रहे हैं कि जब तक हमें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। अधिकार भाई जब तक हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए हम नहीं जानेंगे, तब तक हम उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि शिक्षा से और रोजगार से मानवाधिकार सीधे सीधे एक तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाएंगे, हमें रोजगार प्राप्त होगा, हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम अपने मानवाधिकारों के प्रति भी सचेत होंगे, हम अपने सभी अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने देखा कि जैसे स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा से भी क्या है कि स्त्रियों के आज की जो लड़कियां हैं उनके अधिकारों की रक्षा हुई। जो बाल विवाह था, जो सती प्रथा थी, आदि आदि चीज़ें शिक्षा और रोजगार के माध्यम से धीरे धीरे उनमें, और ख़ास तौर से अगर हम उसमें कहें जो छुआछूत की प्रथा थी या पर्दा प्रथा थी, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से या उनके आ जाने से इन दोनों पर ही बहुत तेज प्रहार हुआ, और हम लोग आज इनसे बाहर हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानवाधिकार आज के जीवन के लिए बेहद उपयोगी है, और बिना उनके हम लोग आज के सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। धन्यवाद।